प्यारे बच्चों, तो आज हम अपना चौथा पाठ शुरू करेंगे। चौथा पाठ है संज्ञा। इंग्लिश में संज्ञा को नाउन कहते हैं। तो हम लोग पहले से इसको पढ़ते जानते हैं। संज्ञा कोई नई चीज़ तो है नहीं। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं आम भाषा में नामों को ही संज्ञा कहते हैं। तो इसको ज़रा विस्तार से पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पुस्तक के ही उदाहरण को लेके चलते हैं। तो इसमें चलो पढ़ते हैं। पहले, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है। मैंने गुलाबी रंग की फ़्रॉक पहनी है। काजल की फ़्रॉक नीली है। मैंने केक काटा। सब बच्चों को टॉफ़ियाँ दी। मेरी अंजू बुआ मेरठ से दिल्ली आई थी। वह मेरे लिए माला लाई थी। माला की सुंदरता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो ज़रा इनमें बच्चों रंगीन शब्दों पे ध्यान देते हैं। कौन कौन सी थी? जो लाल रंग से हैं, ज़रा ध्यान से देखो। लाल रंग है काजल, अंजू, ये व्यक्तियों के नाम हैं। काजल और अंजू। फ्रॉक, टॉफ़ी, माला, ये सब वस्तुओं के नाम हैं। मेरठ और दिल्ली स्थानों के नाम हैं। सुंदरता और खुशी भावों के नाम हैं। भाव क्या होते हैं बच्चों? जो मन में उमड़ते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो रंगीन शब्द हैं सब संज्ञा हैं। तो इसमें संज्ञा में फिर क्या क्या आ गया? व्यक्ति भी आ गया, वस्तु भी आ गया, स्थान भी आ गया और भाव। ये सब संज्ञा है। तो परिभाषा हमारी वही क्लास 4th वाली ही परिभाषा है जो हमने क्लास 4th में पढ़ी थी। ये है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें भाव को भी संज्ञा में जोड़ा है। हिंदी में भाव भी संज्ञा में है। भाव के जो नाम होते हैं जैसे सुंदरता, खुशी, दुश्मनी, बुढ़ापा, बचपना, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब भाव मन में उत्पन्न होते हैं। तो भावों को भी संज्ञा में रखा है। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। ये हमने क्लास 4th में भी यही पढ़ा था। कक्षा 4 में भी हमने यही पढ़ा था। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो पहला वाला जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये कोई भी आगे पीछे बोल सकते हैं बच्चों। इसमें ये नहीं कि पहले व्यक्ति ही होना चाहिए। बस ये है संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 प्रकार की संज्ञा होती हैं। एक होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्लास 4th में भी हमने इनकी परिभाषाएं लिखी थी। परिभाषाएं क्या होती हैं वो भी हमने लिखी थी। उसको भी हम लोग इस साल भी दोहराएंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके परिभाषा, पहला हमारा संज्ञा की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो पहले हमारा है संज्ञा की परिभाषा। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ बच्चों कि अब बुक्स अवेलेबल हैं। आप बुक्स कांची शॉप से ले सकते हैं। बहुत से बच्चे अभी भी कहते हैं कि हमारे पास बुक नहीं है। बुक्स अवेलेबल हैं। कांची शॉप का मैंने नंबर दे रखा है। वो होम डिलीवरी कर रहा है। आपके घर तक पहुंच जाएगी बुक। और ये मैंने उसका व्हाट्सएप नंबर अपने स्नैप होमवर्क में भी डाल रखा है और व्हाट्सएप में भी है। तो आपको अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ऑर्डर दे सकते हो, आपको बुक मिल जाएगी। और ये व्याकरण का हिस्सा जो है, व्याकरण वाला काम आप बुक में भी कर सकते हो। हमारी व्याकरण किस तरह की बुक है? आगे लेसन दिए हुए हैं और पीछे वर्कशीट टाइप के क्वेश्चन है। खाली जगह इसमें बना हुआ है।
वर्कशीट टाइप का है तो आप उसको कर सकते हो। और करने के बाद क्या करना है बच्चों, मैंने एक ईमेल आईडी भेजी हुई है। ईमेल आईडी में आपको अपने वर्कशीट के पेज क्लिक करके उसको सेंड करना है मेरे ईमेल आईडी पे, तो मैं उसको चेक करूँगा। वैसे मैं सारे प्रश्न सब करवा रहा हूँ क्लास में। लिखते समय मैंने देखा कई बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, तो क्या करना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है, साफ लिखना है और फिर क्लिक करके मेरे ईमेल आईडी पे भेज देना है। वो कहाँ मिलेगा ईमेल आईडी? ईमेल आईडी स्नैप होमवर्क में भी है और व्हाट्सएप पे भी है। तो ये है, और बुक्स भी अवेलेबल हैं। अब बुक्स वाला परेशानी दूर हो चुकी है, आपके घर पे पहुंच जाएगी। वो भी कांची शॉप का मैंने व्हाट्सएप नंबर स्नैप होमवर्क में भी डाल दिया है और व्हाट्सएप पे भी है, तो जिनको नहीं मिली वो पहले बुक भी ले लें। तो अब आ जाते हैं हम लोग संज्ञा, और जिनके पास अब बुक आ गई है वो नोटबुक पे केवल परिभाषा ही लिखेंगे, बाकी सारा काम बुक पे ही हो जाएगा। हमारा बुक वर्कशीट टाइप का है, उसमें स्पेस बना होता है, शुरू में लेसन बताया होता है, कुछ समझाया होता है, उसके बाद वर्कशीट की अभ्यास है। तो वर्कशीट वाले पे हम लोग कर लेंगे। और लिखते समय एक चीज़ ध्यान देना कि हैंड राइटिंग जो है वो काफ़ी सुंदर होनी चाहिए, पेंसिल से ही लिखना है। जो हमारी जो ग्रामर की बुक है उसमें पेंसिल से ही लिखना है। तो हमने क्या किया, अब तक संज्ञा पढ़ा, संज्ञा में परिभाषा देखी। हमें अगर इसका संज्ञा की अगर परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी होगी तो बच्चों कैसे लिखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण क्या देखेंगे, उदाहरण क्या लिखेंगे, जैसे रवि, पेंसिल, वाराणसी और सच्चाई, ईमानदारी, ये सब आदि। तो कुछ उदाहरण देना होंगे तो हम चारों में से उदाहरण दे देंगे। 4 चीज़ें होती हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। तो उदाहरण देंगे तो चारों का उदाहरण एक एक दे देंगे और पीछे आदि लगाएंगे। आदि मतलब लिस्ट अभी बहुत लंबी है, हम कुछ ही लिख पा रहे हैं। तो फिर से एक बार परिभाषा ध्यान से देखो। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, या फिर परीक्षा में इस तरह भी आ सकता है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तब क्या करेंगे, वही परिभाषा लिखनी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। राहुल, रवि, पेंसिल, चंदौली और ईमानदारी आदि, ये उदाहरण थे। फिर आगे हम लोग चलते हैं, संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इनकी परिभाषाएं देखते हैं और इनको समझते हैं। अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें काफ़ी आसानी होगी। और ये लगभग ध्यान से देखोगे क्लास 4th जितना ही, जरा सा ही आगे दिया गया है और कुछ नहीं है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें क्या है, महात्मा गांधी ने भारत को आज़ाद कराया। महात्मा गांधी कौन है? एक खास व्यक्ति हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं। भारत हमारे देश का नाम है। दूसरा चित्र देखो, राम ने लंका के राजा रावण का वध किया। राम व्यक्ति का नाम है, लंका स्थान का नाम है या देश का नाम बताएं, और रावण भी व्यक्ति का नाम है। तो ये सब रामायण या रामचरितमानस के पात्र हैं, राम और रावण, और लंका स्थान है। तो महात्मा गांधी, राम, रावण विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। जब हम विशेष व्यक्तियों की बात करेंगे
तो ये 3 नाम उसमें आ रहे हैं। भारत और लंका विशेष स्थानों के नाम, तो देश हैं या स्थान हैं, ये दोनों आएंगे। स्थान क्यों रखा है बच्चों? भारत तो चलो देश का नाम है, स्थान श्रीलंका असल में देश का नाम है, लंका स्थान का नाम है। चलिए ठीक है। तो हमने क्या देखा? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, परिभाषा देखते हैं। अब हम जान गए कि अगर किसी विशेष व्यक्ति की बात करते हैं, विशेष स्थान की बात करते हैं या विशेष वस्तु की बात करते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तु का तो उदाहरण बुक में नहीं दिया, तो क्या करते हैं, जैसे विशेष वस्तु में रामायण या फिर बाइबल, गुरु ग्रंथ और कुरान, ये सब क्या है, विशेष वस्तु में आएंगी। ये पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, तो किस में आएंगी, विशेष वस्तुओं में आएंगी, इसीलिए ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तो परिभाषा फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं। हमें विशेष वस्तु का जो है उदाहरण बुक में नहीं दिया है, केवल इसने क्या कहा, विशेष व्यक्तियों का दे दिया, विशेष स्थान का भी दे दिया, लेकिन विशेष वस्तु का नहीं। तो हमने धार्मिक पुस्तक को विशेष वस्तु माना, जैसे गीता, रामायण, बाइबल, गुरु ग्रंथ और कुरान, ये सब खास विशेष किताबें हैं, धार्मिक किताबें हैं, पुस्तकें हैं, तो ये सब भी आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो इसकी एक बार परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। परिभाषा कैसे लिखेंगे? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी, गंगा आदि। तो उसमें नदियों का नाम भी देख सकते हैं, खास नदियों का नाम आ जाएगा, इमारतों का नाम भी आ सकता है, व्यक्ति का नाम आ ही रहा है, वस्तु। तो ये थी हमारी परिभाषा। तो इसको लिख के याद करना है। जो हम लिख के याद करते हैं बच्चों, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो बहुत देर तक याद रहती है। जो ऐसे पढ़ लिया, रट लिया, वो जल्दी ही हम लोग भूल जाते हैं। ये हम लोगों का स्वभाव होता है। तो इसको क्या करेंगे, लिख के याद करेंगे। फिर से एक बार देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित है। परीक्षा में ऐसे ही आएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो, या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए। तो उत्तर क्या होगा? जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है? ताजमहल, महात्मा गांधी, गंगा। अगर बच्चों पुस्तक वाला उदाहरण नहीं लिखना हो तो क्या करें? तो जैसे मैंने बताया था, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। इमारत में आएगा कुतुब मीनार या फिर चार मीनार। नदियों में नर्मदा। वस्तु में कुरान, गीता आदि। तो हम लोग अपने भी उदाहरण लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो हमारी व्याकरण की किताब में दी है वही उदाहरण सही है, ऐसी बात नहीं। अपने से भी हम लोग बना के लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं, दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक के बाद में है जातिवाचक संज्ञा। तो जरा इसको पढ़ो। ये है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। तो इसमें बच्चे, पतंग, पेड़, पक्षी, ये सब क्या है? ये शब्द किसी खास के लिए नहीं है। जैसे पतंग,
पतंग तो कोई भी हो सकती है, पक्षी पक्षी कोई भी हो सकता है, पक्षी में तो तरह तरह के कोई भी पक्षी हो सकते हैं। तो इनसे पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति। क्या अगर हम पक्षी में तोता बोलते तो क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता? नहीं, वो भी जातिवाचक संज्ञा होता। अगर हम मोर बोलते, मोर एक पक्षी है, तो क्या वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता? नहीं, वो भी जातिवाचक संज्ञा ही रहता। तो पक्षी हो, चिड़िया हो, मोर हो, तोता हो, कौवा हो, ये सब जातिवाचक ही संज्ञा है। अब कारण, क्योंकि ये किसी पूरी जाति, जैसे पूरे तोतों के लिए है, जितने भी तोते हैं उन सब के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं तो सभी पक्षी जाति के लिए हैं, पूरे एक ग्रुप के लिए यूज़ किया जा रहा है, कोई खास के लिए नहीं। अगर खास के लिए होता तो व्यक्तिवाचक में बन जाता। जैसे अब हम लोग उदाहरण ही लेते हैं, जैसे घोड़ा। घोड़ा क्या है? घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है, सभी घोड़ों की बात करते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे इस वाक्य में घोड़ा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। हाँ, अगर किसी खास घोड़े की बात करते हैं, जैसे चेतक। चेतक असल में महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत तेज़ दौड़ता था। तो चेतक क्या हो गया बच्चों? चेतक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी खास की बात कर रहे हैं, चाहे वो खास घोड़ा ही क्यों ना हो, तो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हाथी। अब हाथी क्या है? वो तो जातिवाचक संज्ञा है। हाथी बहुत विशाल पशु है, हाथी एक विशाल जीव है। तो इस वाक्य में क्या है? सभी हाथियों के लिए आया ना, सभी हाथी विशाल होते हैं, सबके लिए आया, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन किसी खास हाथी की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कहते हैं कि भगवान इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत। तो ऐरावत क्या हुआ? खास हाथी है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो अभी भेद हमें पता चल गया। या कोई और पक्षियों की ही बात कर रहे थे हम लोग। तोता। तोता क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्यों जातिवाचक संज्ञा है? क्योंकि सभी तोतों की, तोता जाति के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तोता फल खाता है, ये वाक्य है ना, तोता फल खाता है, तो ये तोता जातिवाचक संज्ञा है। सभी तोता जाति के पक्षियों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, तो ये तोता जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सोचो किसी ने एक तोता पाला है, कोई खास तोता है, उसका नाम मिट्ठू है। अब हम बोल रहे हैं मिट्ठू फल खाता है, तो ये यहाँ इसमें मिट्ठू जो है वो क्या है? मिट्ठू तोता जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया, क्योंकि खास तोते की हम बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको अंतर दोनों का समझ आ गया कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञा है, इनमें अंतर क्या है। व्यक्तिवाचक में किसी खास, हम लोग व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी खास स्थान की बात कर रहे हैं, किसी खास वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी खास पर्वत या नदी की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए उसको व्यक्तिवाचक बोला है उसका। लेकिन जब वो किसी एक पूरी जाति के लिए बोला जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, संसार में हजारों नदियाँ हैं, ठीक है, नदियों में पानी बहता है, तो यहाँ पे नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे गंगा नदी बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि खास नदी की बात कर रहे हैं हम लोग। गंगा का पानी पवित्र है, गंगा नदी का पानी पवित्र है, तो ये क्या है? खास नदी की, तो ये आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर केवल नदी बोल रहे हैं तो जातिवाचक। तो हमने दोनों का अंतर जाना बच्चों। सबसे ज़्यादा परेशानी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में यही होती है कि ये समझ नहीं आता कि ये जातिवाचक है
की व्यक्तिवाचक है। तो जिसमें अगर खास या विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध न हो तो जातिवाचक ही होता है। अगर किसी खास व्यक्ति, स्थान या विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। इसे बुक के उदाहरण को देख समझ लेते हैं। बुक में क्या दिया हुआ है? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। बच्चे शब्द में से सभी बच्चों, पतंग शब्द से सभी पतंगों, पेड़ शब्द से सभी पेड़ों और पक्षी शब्द से सभी पक्षियों का बोध होता है। इसमें किसी खास के लिए नहीं बोला। जब पेड़ बोला है तो कोई भी पेड़ हो सकता है। पेड़ तो बहुत तरह के होते हैं। तो ये जब हम सभी बच्चों, सभी पेड़ों की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? जाति की बात कर रहे हैं, किसी खास की बात नहीं कर रहे हैं। पूरे एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक पूरे समूह की बात कर रहे हैं, पूरी एक जाति की बात कर रहे हैं। तो इसकी परिभाषा ज़रा देख लेते हैं। इसको लिख के याद करना। जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कुत्ता, नगर, लड़का आदि। तो जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है? अच्छा, बुक के अलावा क्या उदाहरण लिख सकते हैं इसका हम? कुत्ते की जगह लिखेंगे गाय, नगर की जगह शहर, लड़का की जगह लड़की लिखते हैं। आदि का अर्थ क्या होता है बच्चों? जब हमारे पास लिस्ट बहुत लंबी होती है, हम पूरा नहीं लिख रहे होते हैं, कुछ ही उदाहरण दे रहे होते हैं, तब उसके बाद में 3-4 उदाहरण के बाद हम लोग आदि लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है? केवल 3 ही जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लिस्ट तो बहुत लंबी है, सूची बहुत लंबी है, लेकिन हम समय और स्थान के कारण कुछ ही लिख रहे हैं, इसीलिए 3-4 उदाहरण के बाद आदि लगाइए जाए। अगर आदि नहीं लगाएंगे तो क्या लगेगा कि अरे भाई, जातिवाचक संज्ञा तो 3 ही होते हैं, जैसे कुत्ता, नगर और लड़का, बस। आगे चलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो इसका अगला संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। हमारा फिर से देखो, ज़रा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। बुढ़ापा कष्टकारक होता है। तो बुढ़ापा क्या है? ये है एक अवस्था, जीवन की एक अवस्था होती है। जैसे बचपन ये अवस्था होती है, उसी तरह बुढ़ापा भी एक अवस्था होती है। तो ये अवस्थाओं को हम लोग क्या करते हैं? इसको भी भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। वस्तु के गुण, दोष अवस्था। गुण क्या होते हैं? जैसे फल मीठा होता है, तो मीठा या मिठास ये क्या है? गुण है, गुण। दोष क्या होता है? जैसे कि हमें ईर्ष्या या जलन नहीं करनी चाहिए, तो ये क्या है? दोष में है। और क्या है? गुण हो गया, दोष हो गया, अवस्था हमने बुढ़ापा वाला बता ही दिया। या भाव का बोध करता है। भाव क्या है? भाव जैसे मिठास, खुशी, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब मन में उमड़ते हैं, इसीलिए इनको भाव बोला जाता है। तो अगला उदाहरण देखो। आलस्य एक बड़ा रोग है। आलस्य भी क्या है? दोष में इसको गिनेंगे। ये बुराई है या कमी है या दोष है। वाणी की मिठास सबको मोह लेती है, तो क्या है? ये भाव है। मिठास क्या होता है? भाव। बुढ़ापा एक अवस्था है, आलस्य दोष है, मिठास
भाव है। तो इसकी परिभाषा देखो, तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा पे आ जाते हैं हम लोग। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है, हमारे पुस्तक में देख रखा है मधुरता, कायरता, अच्छाई। इसके अलावा क्या लिखा सकते हैं बच्चों? आदि, ये तीन के अलावा क्या लिख सकते हैं? जैसे खुशी, वीरता, सच्चाई, ईमानदारी, कड़वाहट। तो ये सब क्या है? प्रसन्नता, खुशी, ये सब उदाहरण हो सकते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग इसको लिख के याद करेंगे। परीक्षा में किस तरह से आएगा? भाववाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें, या भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए या उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इसकी परिभाषा पे, इसको याद कर लेते हैं और लिख के याद करना है। मैंने बताया कि लिख के याद किया वाला ज़्यादा देर तक याद रहता है। परिभाषा फिर से देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मधुरता, कायरता, अच्छाई आदि। तो ये था हमारा परिभाषा भाववाचक संज्ञा। तो आज हमने क्या देखा बच्चों, जरा देखते हैं। आज हमने पाठ की शुरुआत की थी संज्ञा के परिभाषा से। हमने क्या जाना कि संज्ञा तो व्यक्ति के नाम भी संज्ञा है, वस्तुओं के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। फिर देखा कि स्थान का नाम, स्थान कोई भी हो, जैसे पुस्तक में दे रखता मेरठ, दिल्ली, उसी तरह और क्या कौन से, जौनपुर हो गया, चंदौली हो गया, लखनऊ हो गया, कलकत्ता हो गया, ये सब स्थान हैं, ये भी संज्ञा में आएंगे। और सुंदरता, खुशी, भावों को भी मैंने बताया कि भाववाचक अभी हमने किया ही है, भावों को भी किया जाएगा। इसके अलावा नदियों के नाम, जैसे गंगा नदी, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, ये नदियों के नाम। पर्वतों के भी नाम, हिमालय, विंध्याचल, अरावली, तो ये सब पर्वतों के नाम, ये भी संज्ञा हैं। अखबारों के नाम भी बच्चे आते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये सब भी अखबारों के नाम हैं, जो ये भी क्या आएंगे, संज्ञा में ही आएंगे। तो ये हमने सीखा कि ये सब चीज़ें, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, सब संज्ञा है। उसके बाद हमने देखा संज्ञा के 3 भेद। पहले संज्ञा की परिभाषा, फिर इनके भेद और इन तीनों भेदों की परिभाषा और उदाहरण हमारे पास पहले आ जाते हैं। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन सब में हम लोग चारों का उदाहरण दे देते हैं। मोहन, किताब, लखनऊ, खुशी, तो ये सब थे। अब आ जाते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसमें कोई भी आगे पीछे हो सकता है बच्चों, तीनों, ये नहीं कि क्रम यही होना चाहिए, पहले व्यक्तिवाचक ही हो, दूसरा फिर जातिवाचक हो, तीसरा भाववाचक। ये तीनों कोई भी आगे पीछे हम लिख सकते हैं, तीनों ही सही हैं। उसके बाद हमने किया इनकी परिभाषाएं, इनकी क्या की परिभाषाएं की उदाहरण के साथ
कल हम लोग इसके संज्ञा शब्दों की तालिका दे रखी है, इसको पढ़ेंगे और अभ्यास प्रश्न करेंगे। अभ्यास प्रश्न करने से हमें पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।